हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित कुमार अपने संस्थान पढ़ाई घर की तरफ से आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और पढ़ाई घर का जो उद्देश्य है, हर घर नौकरी देने का वादा, उसी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से हम पुनः इतिहास सेगमेंट का डिस्कशन लेकर के आए हैं। आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला नंबर सवाल जो है, निष्क्रिय विरोध। जी हाँ, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का जनक निम्न में से किसे जाना जाता है? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? अरविंद घोष को, जिन्होंने 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में छपती थी। इनके द्वारा वर्ष 1926 ईस्वी में ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी। ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी। अरविंद घोष, जिन्होंने लाइफ डिवाइन, सावित्री जैसी पत्रिका की स्थापना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले की चर्चा है, जिन्होंने हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना की। जी हाँ, 1911 ईस्वी में हितवाद नामक पत्रिका की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बोले तो भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना की। यह भारत की प्रथम ऐसी संगठन थी जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज की थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में एमजी रानाडे की चर्चा है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर इनकी तीक्ष्ण बुद्धिता के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कहा जाता है अप्रैल 1916 ईस्वी में। अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कहा जाता है गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज जैसे पुस्तकों की रचना। 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। वहीं केसरी और मराठी नामक पत्रिका की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, मयूर सिंहासन। जी हाँ, शाहजहां के समय में बना था, जिसका वास्तुकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन, जिसका वास्तुकार बेबादल खां था, शाहजहां के समय में बना था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जी हाँ, बहादुर शाह जफर प्रथम की बात करेंगे तो जिसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहा। वहीं बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात करेंगे तो 1837 से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहा। आपके ए नंबर ऑप्शन में अहमद शाह की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। वहीं शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक, 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। इसी के समय में 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहकर भी पुकारा जाता है। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, कांग्रेस की बैठक ने कहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की थी? तो जी हां, पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की बात कही गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया। वानर सेना बच्चों की सेना थी, मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाए तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही क्रम क्या है? तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, 1498 में भारत आए थे। टच कहा जाए तो 1596 में,
93 में आए थे अंग्रेज, 1605 ईस्वी में वही फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, है ना। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, और यहां डेनिस रहता तो डेनिस भी होता, डेनिस रहता तो डेनिस भी होता। डेनिस अगर कहा जाए तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी की बात करेंगे, आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1717 में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किया था? जी हां, फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक रहा, इसे घृणित कायर कहा जाता है। जहांगीर, शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। चित्रकला का स्वर्णिम युग, चित्रकला का स्वर्णिम युग इसी के शासनकाल में होता है। इसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। आगरा में नांगीना मस्जिद का निर्माण, आगरा में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में शाहजहां की चर्चा। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके अलतमगा भू पद्धति की शुरुआत की थी। शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक रहा, कहा जाता है बलबन के द्वारा जो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत हुई थी उसे समाप्त करके चार तस्लीम प्रथा की शुरुआत, बोले तो 4 बार झुक करके सलाम करना, है ना। तो 4 तस्लीम प्रथा की शुरुआत शाहजहां के द्वारा ही की गई थी। शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, शाहजहां के काल को कहा जाता है दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, है ना। शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना शाहजहां के द्वारा। औरंगजेब जिसने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण और दौलताबाद में रबिया दुरानी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा ही तैयार करवाया गया था। औरंगजेब जिसने मुहतसीब नामक पद का सृजन किया, मुहतसीब नामक पद का सृजन औरंगजेब के द्वारा किया गया। यह पद क्या होता था? लोक आचरण अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी मुहतसीब कहलाता था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति, ये एक टैक्स था, यह एक टैक्स था, कहा जाता है समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से, समुद्र पर खास करके ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाई गई थी ना, है ना, अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाई गई थी हिंद महासागर में, कहा जाता है सागरों पर या समुद्र पर अपना वर्चस्व बनाने के उद्देश्य से कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग, जो एक टैक्स था, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्बुकर्क को, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और आपके ए नंबर ऑप्शन में अल्मेडा की चर्चा है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, जिसका शासनकाल 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसीसी अल्मेडा के द्वारा ही लागू किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, 8 नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि। जी हां, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। तीसरा अंग्रेज कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, यह सप्तवर्षीय युद्ध था जो 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी, उत्तराधिकार का युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में पौंडीचेरी की संधि है
दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध की संधि के, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है पौंडीचेरी के संधि के तहत ही 1754 ईस्वी में, 1749 से लेकर के 54 दूसरा अंग्रेज कर्नाटक युद्ध हुआ और उसके पश्चात पौंडीचेरी की संधि हुई 1754 ईस्वी में, और इसी संधि के पश्चात दूसरा अंग्रेज कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब के सी नंबर ऑप्शन में बेसिन की संधि है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध यह 1802 में हुआ था, और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध की समाप्ति बेसिन के संधि के तहत हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। पेदरा का युद्ध, जी हां 1760 ईस्वी में हुआ था। पेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में, सॉरी, पेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था। 25 नवंबर 1759 ईस्वी को, 25 नवंबर 1759 ईस्वी को कहा जाता है बेदरा का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज और डचों के बीच कहा जाता है डचों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया गया था बेदरा युद्ध के पश्चात ही। डच की शक्ति जो है भारत से पूरी तरह से समाप्ति बेदरा युद्ध के पश्चात ही हो गई थी। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। हेक्टर मुनरो आपके ऑप्शन में है। बक्सर युद्ध का सेनापति, जी हां 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो था। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। मुगल बादशाह के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? जी हां, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं कि मुगल बादशाह के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी से लेकर के 1613 ईस्वी तक कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में टॉमस रो की चर्चा है। कहा जाता है यह भी जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में, 1615 से 1619 ईस्वी तक रहता है ना। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्मीड़ा को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। वहीं अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था? 12 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था? तो फ्रांसिसो द अल्मेड़ा, जी हां, जिसका शासनकाल 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। आपके सी नंबर ऑप्शन में अल्फांसो द अल्बुकर्क है। कहा जाता है यह जहां अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्कीम लागू की। वहीं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पेड्रो अल्वेज कैब्राल यह व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हां 30 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, 30 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, सॉरी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक अकबर का शासनकाल चल रहा था, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर ने अपने शासनकाल में 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में ही
हरमदल से मुक्ति पाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। कहा जाता है 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1575 में ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत करता है और 1580 में दहसाला पद्धति, 82 में दीने इलाही धर्म, 83 में इलाही संवत और 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अकबर के द्वारा मजहर प्रथा की भी शुरुआत की गई थी 1579 ईस्वी में। जहांगीर, थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई कि चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, वहीं स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। वांडीवास का युद्ध। जी हां, वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि हुई, इसी संधि के तहत वांडीवास का युद्ध समाप्त हुआ। तो वांडीवास का युद्ध निम्न में से किन यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। आयरकूट अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं लाली के द्वारा फ्रांसीसियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी ने गोथिक स्थापत्य कला, जी हां, इस गोथिक स्थापत्य कला है क्या? यूरोपीय शैली की एक यूरोपीय संस्कृति है, यूरोपीय संस्कृति है जिसकी उत्पत्ति पहली बार फ्रांस में हुई। गोथिक स्थापत्य कला की जो शुरुआत है फ्रांस में हुई और पुर्तगाली इसे भारत लेकर आए थे। इसके तहत जो है मूर्ति काफी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था? जी हां, कौन सा शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था? तो हर्टोग समिति 1929। कहा जाता है कि 1929 में हर्टोग समिति का गठन क्यों किया गया? 1919 का अधिनियम जो है कितना हद तक कारगर साबित हुआ, इसकी जांच हेतु हर्टोग समिति का गठन किया गया था। वहीं लिंडसे आयोग 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किया गया, यह भी शिक्षा सुधार से था। सैंडलर आयोग 1917 में जॉन सैंडलर की अध्यक्षता में सैंडलर आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2 भारतीयों को, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को शामिल किया गया। इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय की आंतरिक गड़बड़ी को ठीक करने के उद्देश्य से सैंडलर आयोग का गठन किया गया। इसी सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया गया। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। 1920 में ही नागपुर यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। 1920 में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का गठन किया गया और 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, जो कि पहले यहूदी वायसराय थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था। हंटर आयोग, जी हां, अगर हंटर या आयोग 1919 की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1882 की बात करेंगे तो बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु लॉर्ड रिपन के समय में 1919 का जो हंटर आयोग था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गठित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, और 1882 का जो हंटर आयोग था वो बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु लॉर्ड रिपन के समय में गठित किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध, 17 नंबर सवाल। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन काल में प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध निम्न में से कब हुई थी? 1824 से 26। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में और 1826 में। इसी युद्ध के पश्चात
यांडबू की संधि होती है। यांडबू की संधि के पश्चात यह युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अगला सवाल 18 नंबर सवाल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जी हां, और कहा जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में महात्मा गांधी एसएस राजपुताना जहाज से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के विशेष दबाव पर कहा जाता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को भेजा था। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू और एन्नी बेसेंट ने किया था। उषा मेहता की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो से प्रचार कर रही थी भूमिगत होकर के। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, ए और सी। 18 का ए और सी। 19 नंबर सवाल देखेंगे, समाचार पत्र रप्त गुप्तार। जी हां, संभवतः 1851 में रप्त गुप्तार की स्थापना हुई। बंबई में गुजराती भाषा में छपने वाली पत्रिका 1851 में रप्त गुप्तार की स्थापना हुई। गुजराती भाषा में छपती थी। कहां से, बंबई से। इसे रस्त गुप्तार के नाम से भी जाना जाता है। पारसी समाज के सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी के द्वारा रप्त गुप्तार पत्रिका की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था 1866-67 में, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, राष्ट्रीय आय का मापन किया था। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना लंदन में की थी। आपके नंबर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय की चर्चा है, जिन्होंने 1815 में आत्म सभा, 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा को अंत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद और ब्रह्म क्रॉनिकल जैसी पत्रिका की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। इन्हें राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी जिन्होंने हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा 1853 ईस्वी में की थी। 1853 में हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष की सहायता से, गिरीश चंद्र घोष की सहायता से 1853 में हिंदू पैट्रियाट नामक पत्रिका की स्थापना हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी एक पत्रिका थी सोम प्रकाश, जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। सरकार विरोधी कार्य करने के कारण, सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण 1859 में स्थापित सोम प्रकाश पत्रिका, जिस पर वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बोले तो गैंगिंग एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लागू किया गया, जिसका समर्थन पायोनियर पत्रिका के द्वारा किया गया था। पायोनियर पत्रिका के संस्थापक थे जॉर्ज एलन। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, कॉमरेड समाचार पत्र। जी हां, कॉमरेड समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस भाषा में छपती थी? उर्दू भाषा में संभवतः, कॉमरेड पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में छपती थी। 1937 में मौलाना मोहम्मद अली ने 1937 में 1937 में
मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने, कहा जाए तो मुजीबुर रहमान के सहयोग से, मुजीब उर रहमान के सहयोग से कॉमरेड पत्रिका की स्थापना की, जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। 1937 में इसकी स्थापना की गई। सॉरी, चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ाई घर का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में इसे शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। ना देर का है।